हम ये जानते हैं कि जो भी धातुएं, चाहे वो कोयला हुआ, पेट्रोल, डीजल आदि, पृथ्वी के खनन से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। यह मूलतः संस्कृत भाषा में, या जो इसका अर्थ है खनि प्लस ज मीन्स खाद्यान्न से उत्पन्न, मीन्स खान से उत्पन्न, मीन्स जिसको जमीन के अंदर से निकाला गया हो, इसे हम मिनरल कहते हैं इंग्लिश में। अब प्रश्न यह उठता है, क्या सभी धातुएं, चाहे वो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि जिस रूप में हमें दिखाई देती हैं, क्या वह उसी रूप में जमीन के अंदर पाई जाती हैं? वास्तव में कुछ धातुएं उसी रूप में प्रकृति से पाई जाती हैं और कुछ का हम जो है स्वरूप बदलते हैं। कोई भी पदार्थ जिस रूप में खानों की में मूल स्रोतों से प्राप्त किया जाता है वह खनिज कहलाता है। मूल स्रोतों से खनिज पृथ्वी के तल पर, समुद्र में या अन्य सतहों पर, भूपर्पटी पर भी पाए जा सकते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से हुआ है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे माइका, क्वार्ट्स, माइका मीन्स अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट इत्यादि। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी होती हैं, जो पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज हैं। अन्य भी विभिन्न प्रकार के खनिज अपनी विभिन्न प्रकार के, कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक या गुणों के कारण पाई जाती हैं, जिसके आधार पे मुख्यतः खनिजों को दो प्रकार में बांटा गया है, जिसे हम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के रूप में जानते हैं। धात्विक खनिज वह खनिज है जिनसे धातुओं की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार के धातुओं की प्राप्ति अगर होती है तो उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया इत्यादि। अधात्विक खनिज जिन खनिजों से धातुओं की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें हम अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे पोटास, ग्रेफाइट, गंधक। खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया, उस वर्गीकरण के आधार पे विभिन्न वर्ग के खनिज में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिलिकेट वर्ग, कार्बोनेट वर्ग, सल्फेट वर्ग, हैलाइड वर्ग, ऑक्साइड, सल्फाइड, फॉस्फेट, तत्व वर्ग, कार्बनिक वर्ग। विभिन्न प्रकार के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, उनके रासायनिक, कह सकते हैं, गुणों की वजह से विभिन्न प्रकार के खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। प्रकृति में धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में प्राप्त होती हैं। केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना, प्लेटिनियम धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं। अन्य अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीज जैसी अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में तथा कुछ धातुएं सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो ये जो वर्गीकरण किया गया, यह उन्हीं यौगिकों के आधार पे है, मीन्स धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं। अगर सिलिकेट के रूप में पाई जाती है तो सिलिकेट वर्ग हो गया, कार्बोनेट के रूप में पाई जा रही हैं तो कार्बोनेट वर्ग हो गया, सल्फेट या सल्फाइड के वर्ग रूप में पाई जा रही हैं तो वह सल्फेट या सल्फाइड वर्ग हो गया। तो किस रूप में कोई धातु किस अपने यौगिक का निर्माण करती है, उसके आधार पे उनका वर्गीकरण किया गया है। खनिजों के गुण, विभिन्न प्रकार के खनिजों के जो गुण होते हैं, लगभग इससे क्वेश्चंस बनते हैं। खनिजों के गुण क्या हैं, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनरल। तो उसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्य रूप से खनिज के गुण क्या हैं, जिसमें सबसे मुख्य है कि खनिज स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, मतलब कि नेचुरली, प्राकृतिक रूप से मौजूद होना चाहिए। यह अजैविक होना चाहिए, मतलब कोई लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। ठोस होना चाहिए। यह एक
व्यवस्थित आंतरिक संरचना में होना चाहिए, मतलब कि इसके परमाणु एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित हो, मतलब कि जो डेवलपमेंट हो वो बड़ा सिस्टमेटिक हो। जैसे हम ये जानते हैं कि जमीन के नीचे विभिन्न या चट्टानों में परतों दर परतों जो निर्माण होता है सेलों का, उसमें खनिज पाए जा सकते हैं। तो वो भी जो निर्माण हो रहा है उसमें भी एक निश्चित अपना कुछ पैटर्न हो उसका। इसमें एक निश्चित रासायनिक कंपोजिशन, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि विभिन्न वर्गीकरण जो है वो केमिकल कंपोजिशन, मतलब उनके रासायनिक कह सकते हैं कि गुणों के आधार पे है। तो वह जो मुख्य एक विशिष्ट कह सकते हैं रासायनिक संरचना है वह इसके अंदर पाई जानी चाहिए, जिस कारण इसे खनिज की कैटेगरी में रखा जा सके। अन्यथा खनिज से इसको हटा के हम इसे अयस्क कह सकते हैं या किसी और रूप में पाए जा सकते हैं, कहा जा सकता है। अब यह जानने का प्रयास करेंगे हम कि अयस्क क्या है। नॉर्मली ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं कि अयस्क क्या है। तो अयस्क वह खनिज है जिनसे सुविधा या लाभ के लिए धातु निकाली जाती है। ध्यान रखिएगा कि अयस्क उन्हें कहते हैं, उन खनिजों को कहते हैं जिनसे सुविधा अनुसार धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, मतलब धातु निकाली जाती हैं। अयस्कों को खनन करके बाहर लाते हैं, फिर इनका शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। और शुद्धिकरण के पश्चात जो इम्पोर्टेंट तत्व है, जो धातु है, उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। तो अयस्क में तत्वों की मात्रा पर्याप्त होती है या होनी चाहिए, जिससे उनका शुद्धिकरण कम समय में तथा कम लागत में किया जा सके। इसलिए ये कहा जाता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज हैं, मतलब कि वह खनिज जिनसे निष्कर्षण के बाद धातु निकाली जा सकती है या कोई तत्व निकाला जा सकता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। क्योंकि सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण संभव नहीं होता। तो सभी अयस्क तो खनिज हैं, लेकिन सभी प्रकार के खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब है कि जो ऑक्साइड ग्रुप का पार्ट बनाए, जैसे केमिकल कंपोजिशन में ऑक्साइड बनाए, जैसे एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, टीन हो गया। ये जो तत्व हैं ये अपने ऑक्साइड के रूप में, जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। क्यूप्राइट एक अयस्क है जिससे तांबा निकाला जाता है। हेमेटाइट एक अयस्क है जिससे लोहा निकाला जाता है। उसी प्रकार कार्बोनेट ग्रुप का जो अयस्क होता है, जैसे चूना पत्थर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे। तो चूना पत्थर से हमें कैल्शियम नामक तत्व की प्राप्ति होती है। तो चूना पत्थर अयस्क है और कैल्शियम एक तत्व हो गया या धातु हो गई। कैलामाइन अयस्क है जिससे जस्ता बनाया जाता है, ठीक है। वैसे ही सल्फाइड ग्रुप में जैसे जिंक ब्लैंड हो गया, जिंक ब्लैंड एक अयस्क है जिससे जस्ता बनाया जाता है। कॉपर ग्लैंड्स से तांबा बनाया जाता है। इसी प्रकार हैलाइड नामक जो अयस्क ग्रुप है, जैसे सेंधा नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl जिनको हम बोलते हैं, तो उस NaCl से हमें सोडियम नामक तत्व की प्राप्ति होती है। तो सेंधा नमक मतलब कि NaCl क्या है, एक अयस्क है। फ्लोराइड एक तत्व है जो कह सकते हैं फ्लोरोस्पार एक अयस्क है, उससे प्राप्त किया जाता है। एंड हॉर्न सिल्वर मतलब कि AgCl हॉर्न सिल्वर नामक अयस्क से चांदी की प्राप्ति होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के अयस्क हैं जिनसे अलग अलग धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है आसानी से, और यही अयस्क की परिभाषा है या अयस्क के विस्तृत कह सकते हैं कि विचार है। इसके अलावा भारत में जो खनिज संपदा है हमारी, ये बहुत कह सकते हैं महत्वपूर्ण है और किसी भी देश की प्रगति में इसका बड़ा योगदान होता है।
रोम नाम सुना होगा, आप लोगों ने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि रोम का विनाश हुआ, रोम के साम्राज्य का। तो उसके विनाश के पीछे भी एक प्रकार से जो आइडियोलॉजी लगाई जाती है, बनाई जाती है, उस आइडियोलॉजी में भी ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से जो संसाधन थे उनका अधिकाधिक दोहन, मतलब कि मैक्सिमम संसाधनों का निष्कर्षण कर लिया गया, वो भी कह सकते हैं कि रोम के विनाश का एक कारण है। बहुत से ऐसे प्राचीन काल में नगर, मतलब समय अनुकूल नगर ऐसे मिले जो बहुत ज़्यादा खनिज संपदा से भरे हुए पड़े थे, लेकिन दोहन करते करते जब वहाँ पे आकर्षण ख़त्म हो गया तो फिर वहाँ पे कह सकते हैं कि जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया या वहाँ से पलायन हो गया, नगर बर्बाद हो गए। तो प्राकृतिक रूप से जो खनिज संपदा है उनका दोहन भी हमें बड़े ऐतिहासिक रूप से, या कह सकते हैं कि सीमित संसाधनों के साथ, सीमित यूज के साथ करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति भी उल्टा रिएक्शन, मतलब सुनने में आता है, मतलब कि एवरी एक्शन हैड अ रिएक्शन। तो अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आवश्यकता से अधिक अगर जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की कोशिश करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट भी आना है। वैसे अगर हम अपने देश की खनिज संपदा की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खनिजों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। कोयला, अयस्क, बॉक्साइट आदि का उत्पादन बढ़ा है। 1951 में सिर्फ 83 करोड़ रुपए के खनिजों का खनन हुआ था, 83 करोड़ सिर्फ। परंतु 1970-71 में इसकी मात्रा 490 करोड़ रुपए हो गई, और अगले 20 वर्षों में, मतलब कि 90-91 के दशक में खनिज उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, और 2001 में निकाले गए या 2001-2 में निकाले गए खनिजों का जो कुल मूल्य था वह आप अनुमान से परे था, जैसे मतलब कि 58,516 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो बहुत ट्रेमेंडस चेंज आया इस दौरान खनिजों के उत्पादन में, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने दोहन करना शुरू किया। मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में जो खनिजों की मात्रा में लगभग 3 गुनी वृद्धि हुई है, उसका 50% सिर्फ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कारण तथा 40% कोयला के कारण हुआ है, एक्सट्रैक्शन जमीन से हम लोगों ने किया है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, ये 5 महत्वपूर्ण बुनियादी खनिज हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण सूक्ष्म मात्रिक तत्व क्रोमियम, तांबा जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में, आयोडीन, लोहा, मैग्नीज और जस्ता है। इसके अतिरिक्त सेलेनियम भी अच्छा स्वास्थ्य कायम रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अन्य सूक्ष्म मात्रिक तत्व जैसे गंधक, मतलब कि जिसकी बहुत मिनिमम आवश्यकता है हमारे शरीर के लिए, वह है गंधक, निकल, कोबाल्ट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। खनिज संपदा आपके सामने कुछ टेबल दिए हुए हैं। इस टेबल में भारत में जो प्रमुख रूप से खनिज किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वह दिखाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम यह कह सकते हैं कि खनिज संपदा की उपलब्धता की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन संपन्न देशों में की जाती है। चूँकि भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीन दृढ़ भूखंडों का योगदान है, अतः यहाँ लगभग सभी प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। एक तरफ यहाँ लोहा, मैग्नीज मिलते हैं, तो दूसरी तरफ अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, एस्बेस्टस, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, इमारती पत्थर, संगमरमर एवं विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ इत्यादि भी मिलती हैं। ठीक, तो अगर खनिज संपदा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग खनिज पदार्थ की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस टेबल के माध्यम में
माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा खनिज किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के आधार पे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन से प्रदेश में हीरा का सबसे मुख्य उत्पादक प्रदेश कौन सा है। अगर देश की बात करें तो ये आपके लिए यूजफुल पॉइंट्स हो सकते हैं जिन्हें आप अच्छे से स्टडी करें। जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया, दिस इज़